अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। दो चीज़ों पर आज हम बात करने जा रहे हैं। पहला, चाइना का छठी नस्ल का फाइटर एयरक्राफ्ट, उसकी कुछ एनिमेशंस वगैरह मंजर आम पर आई हैं। ये फ़ैन मेड आर्ट्स हैं, लेकिन ये फ़ैन मेड आर्ट्स उनकी डिफेंस एंथुसियास्ट की तरफ से आई हैं। डिफेंस पर बात करेंगे। और दूसरा, ईरान क्या अमेरिकन प्रेशर के सामने घुटने टेक चुका है, क्योंकि ईरानियन साइड से कुछ ऐसे दावे सामने आए हैं कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहते, वो सिंपली इस चीज़ को क्विट कर चुके हैं। इन दोनों चीज़ों को एनालाइज करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुनिया की जो कंट्रीज़ वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की तरफ जा रही हैं, और कुछ कंट्रीज़ में इसके कंसेप्चुअल आर्ट्स, कुछ कंट्रीज़ इसके प्रोटोटाइप फेज तक पहुँच चुकी हैं, कुछ कंट्रीज़ के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मौजूद है। अब दुनिया की जो सुपर पावर्स होती हैं वो कोशिश करती हैं कि वो दुनिया से एक कदम आगे रहें, और जो दुनिया की डिप्लोमेसी होती है और दुनिया में जो अपनी ताकत का तवाज़न बरकरार रखने का एक मुकाम होता है कि हमारी ताकत सबसे प्रोमिनेंट नज़र आए, उसका एक ही तरीका होता है, आप अपनी ताकत के बलबूते पर दुनिया से एक कदम आगे रहो। और यही काम दुनिया की बड़ी कंट्रीज़ करती हैं, जैसा कि चाइना, रशिया, अमेरिका 2023 में यानी कि इस साल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह देने जा रहा है अपने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए। उसके अलावा कुछ ऐसी तस्वीर भी देखने को आई जिसमें हमें ऐसा लगता है कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के कंसेप्चुअल डिज़ाइन वगैरह अमेरिका बड़े अरसे से स्टडी कर रहा है, और ज़ाहिर बात चाइना भी इस काम में पीछे नहीं रहने वाला। इसी तरह अगर आप ये डिज़ाइन देखें तो ये चाइनीज़ तरफ से सामने आया है, जो कि डायमंड टेललेस डेल्टा विंग डिज़ाइन है, और यहाँ आपको वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग का हिंट भी मिलेगा, और ये काफ़ी हद तक मुशाबियत रखता है F-35 के वीटोल वर्जन के साथ। यहाँ चाइना चाहता है कि उसके फ्यूचर के जो भी एयरक्राफ्ट हैं वो वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग फीचर्स के साथ आएँ, ताकि अगर दुश्मन की तरफ से कभी हमारी एयर बेसिस डिस्ट्रॉय भी कर दी जाएँ तो हम दोबारा से उसका जवाब दे सकें। चाइना बड़े अरसे से इस पर काम कर रहा था, लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी अभी तक के लिए। इसके लिए चाइना ने अंधाधुंध पैसा भी लगाया, और चाइनीज़ इंजीनियर्स इस पर काम करने में लगे भी हुए हैं। उसके अलावा 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की मुख्तलिफ तरह की रेंडरिंग सामने आती है। एक रेंडरिंग में हम ये भी देख सकते हैं कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट ने अपने साथ एक लॉयल विंगमैन को कैरी किया हुआ है, यानी कि एक 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म एयर टू एयर मिसाइल्स या क्रूज मिसाइल के अलावा ड्रोन्स भी कैरी करेगा, जो कि वो एयर लॉन्च ड्रोन्स होंगे, और उन ड्रोन्स के अंदर लातादाद बॉम्ब्स, म्यूनिशन वगैरह कैरी किए हुए होंगे, यानी कि एक बहुत बड़े पैमाने पर फायर पावर ही कैरी कर सकेंगे। और ये सबसे बड़ी कमज़ोरी रही है 5th जनरेशन जहाज़ों की, जिसे ख़त्म किया जा सकता होगा 6th जनरेशन जहाज़ों में। छठी नस्ल के जंगी तैयारों को इतना बेहतर बनाया जाएगा कि वो 5वीं नस्ल के जंगी तैयारों से भी बेहतर सुपर क्रूज़ कर सके। सुपर क्रूज़ कैपेबिलिटी क्या होती है कि आपका जहाज़ आफ्टर बर्नर को इस्तेमाल किए बगैर ही सुपरसोनिक स्पीड पर चला जाए, जबकि चौथी नस्ल के जो जंगी तैयारे हैं या इवन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जब मैक 1 की स्पीड से आगे जाते हैं तो उनके इंजन से आपको आग के शोले निकलते हुए नजर आएंगे, जैसा कि आपने अक्सर F-16, GF-17 वगैरह में भी देखा होगा। यानी कि वो आफ्टर बर्नर का यूज़ करके ही सुपरसोनिक स्पीड अचीव कर सकते हैं। लेकिन 5th और 6th जनरेशन जहाज़ और कुछ 4th+ जनरेशन जहाज़ भी सुपर क्रूज़ की कैपेबिलिटी रखते हैं, यानी कि वो मैक 1 से ऊपर जाके भी आफ्टर बर्नर यूज़ नहीं करते। इस तरह वो बहुत तेज़ स्पीड भी अचीव कर लेते हैं बैटल फील्ड में, और उसके अलावा उनका फ्यूल भी कम कंज्यूम होता है। छठी नस्ल के लड़ाका तैयारों में सुपर स्टेल्थ आपको देखने को मिलेगी, और प्रॉपरली सेंसर फ्यूजन 5th जनरेशन जहाज़ों से भी बेहतर होगा। ये वो एयरक्राफ्ट होंगे जो कि ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकते होंगे, यानी कि एक एयरक्राफ्ट मल्टीपल ड्रोन्स को कंट्रोल करेगा, और ये ड्रोन ही आगे जाके हमला करेंगे, जहाज़ पीछे रहेगा, जिससे दुश्मन के डिफेंस सिस्टम से भी बचत हो जाएगी। और दूसरा, पायलट मल्टीपल फंक्शंस एक ही वक्त में परफॉर्म कर सकेगा। डायमंड शेप का टेललेस डेल्टा विंग डिज़ाइन दिखाया गया है, और इस पर एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि इसके डिज़ाइन से बहुत से लोग कहेंगे कि टेललेस डेल्टा विंग डिज़ाइन तो तेजस का भी है, तो और बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन और एटसेट्रा एटसेट्रा, इस पर बात करेंगे। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और ये मैं नहीं कह रहा, ये ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ोमेनी ने कहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर का ये बहुत बड़ा दावा है। ये शायद आप इसे 2023 का सबसे बड़ा बयान इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि ये मिडल ईस्ट में अमेरिका और वेस्टर्न साइड की पॉलिसीज़ को तय करेगा। उसके अलावा आने वाले वक्त में इसराइल और ईरान के ताल्लुकात का भी तयन करेगा। और इसके अलावा ईरान के अंदर क्रिटिसिज्म इस वजह से हो रहा है क्योंकि ईरान का तो ख्वाब ये था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स रखेंगे। जब उनके पास एक एटमी हथियार आ जाएगा तो फिर वो इजराइल को डैटर कर सकेंगे, और उसी बेस पर वो मिडल ईस्ट में अपना खोया हुआ वकार नए सिरे से हासिल करेंगे और अमेरिका को नीचे दिखाएंगे।
यही चीज़ हम पिछले 10-20 सालों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन ईरानियन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़मीनी ने 11 जून बरोज़ इतवार ये बयान दिया, जिसे आप यहाँ देख भी सकते हैं, कि एक न्यूक्लियर डील हम वेलकम करेंगे और इस न्यूक्लियर डील में हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारे मौजूदा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इनको टच ना किया जाए। मतलब ये जो मौजूदा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये हम सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए और पीसफुल मकासद के लिए रखेंगे। अपने मुल्क के दिफा के लिए जो हमने ये पहले प्लान बनाया था न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का, वो हम नहीं बनाएंगे। उसके अलावा एक और टेलीग्राम चैनल पर आयतुल्लाह ख़मीनी ने यह भी कहा कि न्यूक्लियर बॉम्ब हम ना तो बनाने का इरादा रखते हैं। जब उनसे ख़ास तौर पर न्यूक्लियर वेपन के बारे में सवाल किया गया कि क्या आप कोई एटमी हथियार बना रहे हैं, तो उनका बिल्कुल नहीं, ये तो एक झूठ है, हम तो एटमी हथियार बना ही नहीं रहे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के ज़हन में ये होगा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ये न्यूक्लियर डील और ये एटमी हथियार से रिलेटेड क्या मसला है। तो हुआ कुछ यूँ था कि 2015 में एक न्यूक्लियर डील साइन की गई थी अमेरिका और ईरान के दरमियान, लेकिन इस डील में सिर्फ अमेरिका और ईरान ही बल्कि सिक्योरिटी काउंसिल के दूसरे मेंबर्स और उसके अलावा नेटो से भी कंट्रीज इस मुआहदे का हिस्सा थी। इस मुआहदे के मुताबिक ईरान 3.67% यानी कि 3.67% से ज़्यादा यूरेनियम इनरिच नहीं कर सकता। यूरेनियम इनरिचमेंट का मतलब होता है कि यूरेनियम जो कि एक एलिमेंट है उसको एक प्रोसेस फॉर्म में ले आना, और उस प्रोसेस फॉर्म से आप बिजली पैदा कर सकते हैं, कोई एटमी हथियार बना सकते हैं। आयतुल्लाह ख़मीनी ने यह भी कहा कि पिछले 20 सालों से हम मुख्तलिफ हालात व वाक़यात देख चुके हैं और अब हमने ये सीख लिया है कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। लेकिन उनका ये जो बयान है कि हम एटमी हथियार की तरफ नहीं जा रहे, ये पूरे खित्ते के लिए बहुत अच्छा भी है। लेकिन मुल्क में फार राइट जो पावर्स हैं वो इस चीज़ पर तनकीद कर रही हैं कि ईरानियन सुप्रीम लीडर ने अपने उस मेन कोज को भुला दिया है, जो कि मैं समझता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाता है। क्योंकि इससे पहले 2021 और 22 की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान 60% इनरिचमेंट लेवल पर पहुंच चुका था, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल बहुत बड़े पैमाने पर वॉर एक्सरसाइजेस कर रहे थे और इस चीज़ की मनसूबाबंदी जारी थी कि कब वो अपने जहाज़ों को उड़ाएं और ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर बमबारी करें। अब आपको ये अंदाज़ा हो चुका होगा तो कि 2015 में जो एक डील की गई थी जिसके मुताबिक 3.67% से ज़्यादा यूरेनियम इनरिच नहीं किया जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल सोर्सेज ये दावा कर रहे थे कि ईरान तो 60% से भी ज़्यादा यूरेनियम इनरिच कर चुका है। इसी दौरान बहुत से कोवर्ट ऑपरेशंस भी देखे गए जिनमें इजराइल ने बहुत से ईरानियन साइंटिस्ट को असैसिनेट करवा दिया। जो लास्ट बड़ी असैसिनेशन हुई वो नवंबर 2020 में मोहसन फरखजादे की थी, जो कि एक बहुत ही मशहूर ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और ये पुरस्रार तरीके से इन्हें असैसिनेट करवा दिया गया था। अब अगर देखा जाए इसकी हिस्ट्री का तो आपको जान के हैरानी होगी कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है 1951 में शुरू हुआ था, 1951 में, और उसे अमेरिका के साथ मिलकर शुरू किया गया था क्योंकि उस वक्त शाह ईरान की वहाँ हुकूमत थी और अमेरिका और ईरान के उस वक्त बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। फिर 1979 में वहाँ ख़मीनी की हुकूमत आ जाती है, या यूँ कहूँ कि वहाँ रेवोल्यूशन आ जाती है ईरान में, और जब नई हुकूमत आती है तो उसी दौरान एक वाक़या होता है कि ख़मीनी के कुछ फॉलोअर्स जो कि एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे, वो हल्ला बोल देते हैं यूएस एम्बेसी पर और 52 के करीब यूएस सिटीजनशिप रखने वाले लोगों को होस्टेज बना लेते हैं। तकरीबन इसकी टोटल तादाद तो वहाँ 400 से भी ज़्यादा लोग मौजूद थे। इस बुनियाद पर अप्रैल 1980 में अमेरिका अपने सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर देता है ईरान के साथ। ये ईरान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। उसके साथ ही 1981 से 1983 के दरमियान लेबनान में, लेबनान मुल्क है, यहाँ यूएस ट्रूप्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत बढ़ चुकी थी। यहाँ एक पार्टी थी हिज़्बुल्लाह जो कि शिया पार्टी थी और इसे ईरान फुली सपोर्ट करता था। हिज़्बुल्लाह हथियार उठाती है यूएस के खिलाफ और 1983 में 241 यूएस सोल्जर्स मारे जाते हैं। हिज़्बुल्लाह के खिलाफ इल्ज़ाम ये लगाया जाता है नेटो की तरफ से और अमेरिका की तरफ से कि इन्हें यह हथियार प्रोवाइड करने वाला ईरान है। इससे ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा तलखी आ चुकी थी। इस तरह ये मामलात आगे भी चलते जाते हैं और बहुत ही लंबी चेन है वाक़यात की, जिसमें एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात भी आपको देखने को मिलेंगे, एक दूसरे पर हमले भी आपको देखने को मिलेंगे। सो ये एक हिस्ट्री थी कि ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात बिगड़े किस तरह। फिर होता कुछ यूँ है कि अमेरिका ये दावा करता है कि लेट 2003 में ईरान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का मनसूबा ख़त्म कर देता है, लेकिन ये तमाम वाक़यात और ज़्यादा भयानक रुख इख्तियार कर जाते हैं जनवरी 2020 में, जब कासिम सुलेमानी जो कि ईरानियन IRGC के एक बहुत ही वेल नोन जनरल थे, उन्हें असैसिनेट कर दिया जाता है। उसके बदले में फ़ौरन बाद ही ईरान अल असद बेसिस जो कि सीरिया में मौजूद हैं वहाँ
मिसाइल्स की बारिश कर देता है। जबकि इससे पहले मई 2019 में अमेरिका इस न्यूक्लियर डील से विड्रॉ कर चुका था, यानी कि न्यूक्लियर डील अब खत्म हो चुकी थी। इन तमाम चीज़ों के इल्ज़ामात मुख्तलिफ लोग दोनों साइड्स पर लगाते हैं। कुछ लोगों के नज़दीक इस न्यूक्लियर डील को ब्रीच करने वाला ईरान खुद ही था, क्योंकि अगर 3.67% पर खुद ईरान माना था कि हम इससे ज़्यादा यूरेनियम इनरिच नहीं करेंगे, तो खुद ईरान 60% से भी ज़्यादा यूरेनियम को इनरिच कर रहा था। इवन 2003 में वो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के प्रोग्राम को ख़त्म कर चुके थे, अगर हम अमेरिका की रिपोर्ट्स को माने। कुछ लोग यहाँ डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा मुनाफिक करार देते हैं कि इस शख्स ने जानबूझकर ईरान के साथ डील को ख़त्म किया, ईरान पर पाबंदियाँ भी लगाई या उनमें मज़ीद इजाफा किया, सिर्फ अपने ज़ाती मकासद के लिए या अपनी सियासी ताकत को मज़ीद बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने तुंदो तेज़ बयानात की वजह से बहुत मशहूर थे और अक्सर औक़ात वो इन चीज़ों का भी इयादा कर चुके थे कि वो ईरान पर कोई हमला करेंगे या ईरान को नीस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन जब 2021 में जो बाइडन ने हुकूमत संभाली तो उन्होंने आते पहला प्रॉमिस ये किया था कि वो न्यूक्लियर डील को रिवाइव करेंगे। लेकिन ये न्यूक्लियर डील रिवाइव होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि इस वक्त मिडल ईस्ट की सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। वहाँ आपको मल्टीपल प्रोक्सीज नज़र आएंगी। उसके अलावा वहाँ ऐसी प्रोक्सीज भी मौजूद हैं जो अमेरिका के साथी हैं, यानी कि आपको ISIS जैसी तंजीम नज़र आएगी जो ईरान के ख़िलाफ़ लड़ रही है और इंटरनली वो अमेरिका से भी सपोर्ट लेते हैं। दूसरी तरफ कुर्द तंजीमें भी नज़र आएंगी जिनके खिलाफ तुर्की और ईरान लड़ रहे हैं, और ये कुर्द तंजीमें उन एरियाज़ का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं जहां अमेरिकन बेसिस मौजूद हैं सीरिया में, ताकि रशियन ट्रूप्स वहां से दूर रहें। अब आते हैं हम इस चीज़ की तरफ कि इससे बेनिफिट क्या होगा, कि जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़मीनी ने कहा है कि हम अब कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे, हम सिर्फ अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पर ही आगे लेकर चलेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि मौजूदा जो इजराइल ये प्लान बना रहा है कि वो ईरान पर बॉम्बिंग करेगा, और इससे पहले कुछ ड्रोन्स की इंट्रूजन्स वगैरह हम देख चुके हैं, और इस चीज़ का भी सबको पता है कि ईरानियन एयरफोर्स ऑलमोस्ट डेथ स्टिक पर है इस वक्त। अगर मुस्तकबिल में उनके पास Su-35 जैसा जहाज़ आएगा तो हो सकता है उनकी एयरफोर्स एक रिवाइवल की तरफ जाए, लेकिन जो मौजूदा एयरफोर्स स्ट्रेंथ है इसराइल की वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन मौजूदा खित्ते में किसी मुल्क के पास भी इतनी स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स मौजूद नहीं है, इसलिए ईरान इतना पावरफुल नहीं है कि वो इसराइल के इस डायरेक्ट हमले को रोक पाए। दूसरी तरफ ईरान और US के दरमियान जो टेंशन्स हैं वो कूल डाउन होंगी। हो सकता है आने वाले वक्त में ईरान पर जो पाबंदियां हैं ये भी कम हों। और उसके अलावा रीसेंट कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया बहुत अरसे से ईरान की मदद कर रहा था ड्रोन्स बनाने में और मुख्तलिफ एविएशन या एयरक्राफ्ट्स वगैरह बनाने में। अब ये बहुत बड़ी लीक है, क्योंकि इसके मुताबिक एक नेटो का मुल्क जो कि अमेरिका का इत्तेहादी है, वो अमेरिका के ही एक दुश्मन को स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड कर रहा था बैक इन द हैंड। सो हो सकता है इस तमाम लीक को कवर अप देने के लिए भी ये तमाम काम किया गया हो, ताकि इससे चूँकि अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात बेहतर होंगे, तो इसी तरह बरतानिया के साथ जो तमाम वो मुआहदे थे अब वो चूँकि खुल चुके हैं, तो उनके खिलाफ भी कोई मुआवजा या कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।